नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज में इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन भारत के विज्ञान एवं तकनीक पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीक का विकास। यह प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक का उद्देश्य यह है कि प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास किस रूप में हुआ, विज्ञान किस स्तर पर पहुंचा था। यह टॉपिक पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों के सीसी 4 में, मतलब पत्र संख्या 4 से संबंधित है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के पीजी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह पत्र 4 में, प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए पत्र 4 में यह टॉपिक दिया गया है, जिसमें हमें प्राचीन भारत के विज्ञान एवं तकनीक पर जानना है। तो हम लोग अपने इस टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस पर समग्र रूप से बात करेंगे कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीक की क्या स्थिति थी। जैसा कि पहले से खास तौर पर उपनिवेशवादी इतिहासकार यह आरोप लगाते रहे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कोई विकास, तकनीकी विकास नहीं हुआ, विज्ञान एवं तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था, ये देश पिछड़ी व्यवस्था में था, इसे जो कुछ सभ्य बनाया गया या जो भी इसमें दर्शनीय है, अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें बाहरी समुदाय के आने के बाद ही उपलब्ध हुई। मतलब यहाँ के मूल निवासियों को विज्ञान एवं तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था। बाद में जो खोज होती गई, पुराने इतिहास के अध्ययन का स्वरूप बदलता गया, पुराने इतिहास के अध्ययन पर विशद रूप से खोज होने लगी, नए नए तथ्य सामने आने लगे, तो इन सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया। जो तथ्य निकलकर सामने आए उससे यह साबित हुआ कि प्राचीन काल में भी हम लोग विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में, मतलब हम लोग का मतलब भारतीय लोग विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। कई साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीक की समझ नहीं होने के आरोप को झुठलाते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो गणित से संबंधित हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, हर क्षेत्र में भारतीयों को समुचित ज्ञान था और उन्होंने दूसरे देशों, विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले अपने ज्ञान को काफ़ी आगे बढ़ा लिया था। मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में जब अरब यात्री भारत आते हैं तो वो यहाँ के ज्ञान को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में यहाँ के लोग खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इतने आगे हैं। तो तथ्यों की जो खोज होती गई, लोगों की समझ बदलती गई या धारणा बदलती गई कि प्राचीन भारतीय लोगों को विज्ञान एवं तकनीक की समझ नहीं थी, या यहाँ का विज्ञान जो था वो काफ़ी पिछड़ी व्यवस्था में था, या यहाँ के लोगों ने जो कुछ सीखा वो दूसरी सभ्यताओं के लोगों से सीखा। यह धारणा समय के साथ बदलती चली गई और बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए। हम लोग सुविधानुसार अलग अलग भागों में बांटकर देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में भारतीयों का विज्ञान या तकनीक में वो आगे थे, तकनीकी जानकारी रखते थे, या तकनीकी जानकारियों की सहायता से अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पाषाण प्रौद्योगिकी पर। पाषाण प्रौद्योगिकी का मतलब है कि पत्थरों का औजार के रूप में इस्तेमाल किस प्रकार किया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब धरती पर आए, जब मानव का उदय हुआ धरती पर, तो वह भी अन्य जातियों के समान ही एक मनुष्य भी एक जाति थी जो पशु के तरह ही व्यवहार करती थी, और उसका भी जीवन स्तर ऐसा ही था जो आज हम एक पशु का देखते हैं। धीरे धीरे मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता गया और इस बौद्धिक क्षमता के चलते
वो अन्य पशुओं से, धरती पर उपलब्ध अन्य पशुओं से आगे निकलते गए। भले ही अन्य पशु उनसे ज़्यादा ताकतवर हों, ज़्यादा फुर्तीले हों, लेकिन बुद्धि के बल पर मानव जो है वो दूसरे जीवों से आगे बढ़ता गया, अपनी सभ्यता का विकास करता गया, एक संस्कृति की रचना की, एक सभ्यता की रचना की और धीरे धीरे सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो गया। और इसी विज्ञान के बल पर, इसी बुद्धि विकास कौशल के बल पर वह अन्य सारे जीवों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। धरती पर जितने भी प्राणी हैं उसमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है और सभी प्राणियों को नियंत्रण में कर लेने की क्षमता उसने इसी बुद्धि के बल पर हासिल की। तो पाषाण प्रौद्योगिकी का संबंध उसी काल से है जब मनुष्य पशुओं की तरह रहता था और धीरे धीरे अपने नागरिक जीवन की शुरुआत कर रहा था, या धीरे धीरे जंगलों से निकलकर मैदान की ओर आ रहा था, जहां से उसके कृषक जीवन की शुरुआत होती है। तो उसने हथियारों को औजार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया। आज भी हमारे प्रारंभिक हथियार जो हैं वो पत्थर ही होते हैं। आज भी हम कहीं चल रहे हैं, किसी मुसीबत में फंस गए तो हम क्या करते हैं, पाषाण के टुकड़ों को उठाकर उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मान लें हम जा रहे हैं और कुत्तों का कोई झुंड सामने से घेर लिया, किसी दूसरे मनुष्य ने ही हम पर हमला कर दिया, किसी दूसरे प्राणी ने हमला कर दिया, अगल बगल अगर कुछ नहीं मिलता तो हम सड़क पर से पत्थर उठाकर अपना बचाव करते हैं। तो यह एक प्रकार का, पत्थरों का एक प्रकार से अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य को जब धातुओं का ज्ञान नहीं था तो उसने पत्थरों को ही अपने औजार के रूप में बना लिया। तरह तरह के पत्थरों से औजार बनाए, जैसे उसका उन्होंने कुठार के रूप में प्रयोग सीखा, क्लीवर के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, हैंड एक्स, हथौड़ी के रूप में उसको, जिससे किसी चीज़ों को पीटा जा सकता है, काटा जा सकता है, कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल करना, जिससे एक तरफ के धार जिस फलक में पाए जाते थे, पत्थरों के फलक को बनाकर, उसे धारदार बनाकर उसने पेड़ पौधों को काटना सीख लिया, कुल्हाड़ी की तरह उसका इस्तेमाल किया। इसी प्रकार तरह तरह के पत्थरों का इस्तेमाल, हड्डियों का इस्तेमाल महीन अस्त्र, सुई की तरह, भाले की तरह, बर्छा की तरह इस्तेमाल करने को सीखा। किसी चीज़ को कूटना, किसी चीज़ को पीसना, किसी चीज़ को काटना, हथियार की तरह, भाले की तरह इस्तेमाल करना, बर्छी या तीरों की तरह इस्तेमाल करना, ये सारे चीज़ उनके जो थे वो पत्थर और बाद में हड्डियों से भी, ये सारी चीज़ इन दो चीज़ों की सहायता से बनाए जाने लगे। तो पाषाण काल में विभिन्न प्रकार के पत्थर हथियार विभिन्न पाषाण तकनीक से निर्मित किए गए। इसमें पत्थरों के एक सतह को, एक तरफ के भाग को दो पत्थरों पर रगड़कर, काटकर, दो पत्थरों के ऊपर घर्षण करके एक सतह को चिकना किया जाता था, धारदार किया जाता था या नुकीला किया जाता था, ताकि उसकी मारक क्षमता बढ़ सके। इसी प्रकार प्राचीन भारत में देखते हैं इस तरह के बहुत सारे औजार भारत के विभिन्न पाषाण युगीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार उसने पत्थरों के टुकड़ों से गुफाओं पर उकेर कर चित्रकारी की, चिन्ह बनाए। तो छैनी के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल या नुकीले सल के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल, ये तकनीक का एक उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार अशोककालीन स्तंभ को देखते हैं, जो पाषाणकालीन नहीं है, लेकिन पाषाण का उत्तम इस्तेमाल किया गया है। अशोक मौर्य काल से संबंधित था और उन्होंने जो स्तंभ बनाए, पाषाण स्तंभ बनाए, उतने बड़े बड़े एकाश्म पत्थरों को, मतलब पत्थर के एक टुकड़ों से उतने चिकने स्तंभ बनाना और उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना, ये भी तकनीक का ही कमाल था। क्योंकि उस समय में अभी की तरह क्रेनें या ट्रेन या फिर ढोने के लिए बड़े बड़े मालवाहक ट्रक नहीं होते थे, बल्कि यातायात का
साधन, सबसे मुख्य साधन बैलगाड़ी था। हाथी, घोड़े और बैल जैसे जानवरों से ढुलाई का काम लिया जाता था। तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में वही पत्थर टूटे नहीं, एकाश में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर 50-50 फीट बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। यह किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं था। पत्थरों को उकेर कर उसके ऊपर जो चिन्ह बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, वो पाषाण तकनीक, पाषाण के ऊपर जो कलाकारी की गई वो भी उत्तम तकनीक को दर्शाती है। दूसरा चर्चा का विषय आता है रसायन विज्ञान एवं धातु कर्म के क्षेत्र में विकास। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांसे का इस्तेमाल। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो प्रकृति से हमें सीधे मिली होती है, वह हम प्रकृति से खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो पत्थरों में, मिट्टियों में मेल्ट रहता है, पत्थरों में, मिट्टियों में मिली हुई अवस्था में रहती है, जिसे गर्म करके मेल्ट किया जाता है और फिर उससे अलग करके धातुओं को निकाला जाता है। अलग अलग धातुओं के निकालने का अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कांसे का प्रयोग। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु था जो विभिन्न धातुओं को, खासकर लोहा नहीं, तांबा और टीन जैसी धातुओं का मिक्सअप किया जाता था। टीन और तांबा को मिला के कांसा बनाया जाता है और उस कांसे का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचुर मात्रा में किया गया। इसी कारण उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो यह मिश्र धातु बनाने के लिए निश्चित अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। किसे किस रूप में मिलाया जाएगा, कितने डिग्री पर गर्म करना है, कैसे उसे मिलाने की क्या तकनीक होगी, और फिर उसे आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के आकारों में ढालना या फिर उसे काट छाँट कर अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाना, ये बिना तकनीकी निपुणता के संभव नहीं था। तो यह उच्च कोटि का धातु कर्म ज्ञान का संकेत करता है, क्योंकि यह एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है, इसके बनाने के लिए उच्च कोटि का धातु कर्म की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा रंगाई का काम देखते हैं, कपड़ों के या विभिन्न वस्तुओं के रंगाई का काम, या मृद भांडों के ऊपर जो रंगीन लेप लगाए गए हैं, चमड़ा शोधन का काम, चमड़ा निकालने का काम, विभिन्न प्रकार के रंगों से जो चित्रकारियाँ बनाई गई एलोरा, अजंता वगैरह के गुफाओं में जो आज भी मौजूद है, उस प्रकार का रंग, पक्का रंग बनाने के लिए विशेष रसायन विज्ञान की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ों को मिलाने से किस प्रकार के रंग बनेंगे और वो अधिक दिनों तक टिकाऊ हो सकते हैं या पक्के रंग के रूप में बदल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो प्रयोग में लाया गया, जो आज भी विद्यमान है, इसे बिना उच्च रसायन विज्ञान के जानकारी के बिना बनाना संभव नहीं था। इसी तरह नील और पारे का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। आयुर्वेद में भी देखते हैं पारे का इस्तेमाल, विज्ञान के क्षेत्र में भी देखते हैं। मगध साम्राज्य का उदय जब पढ़ते हैं उस समय देखते हैं कि लोहे की उपलब्धता ने किस प्रकार मगध को एक साम्राज्य के रूप में बदलने की शक्ति दी। एक छोटा सा गणराज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। उसके पीछे लोहे की भूमिका पर हम लोग बल डालते हैं। तो ये लोहे की जानकारी, लोहे का हथियारों के रूप में, उपकरणों के रूप में प्रयोग, उत्तम प्रयोग, इस्पात बनाने की कला, ये सारी चीज़ें उच्च रसायन विज्ञान की जानकारी के पर्याप्त प्रमाण हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि गुप्त काल में बनाया गया मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी जो जंग रहित है, ऐसा इस्पात बनाना जिस पर जंग नहीं लगे, यह आधुनिक तकनीक का कमाल है। बहुत सारे युद्धक उपकरण और बहुत सारे उपकरण लोहे के बनाए जाते हैं जो जंग रहित होते हैं, स्टील का इस्तेमाल। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले गुप्त काल में ही इस तरह का एक स्तंभ बनाकर स्थापित कर दिया गया, जो आज भी कुतुब मीनार के पास रखा हुआ है। और इस पर ये इसी तरह प्रकृति के खुले अवस्था में रखा हुआ है, लेकिन आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। तो ये
उच्च तकनीक को दर्शाता है। जो चीज़ आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जानकारी भारतीयों को हजारों हजार साल पहले थी। यह 4वीं सदी की बात है। उस समय में इस्पात बनाने की कला जो है वो भारत में ही विकसित हुई थी और विभिन्न देशों को इस्पात से बने हुए अस्त्र शस्त्र निर्यात भी किए जाते थे। उत्तम कोटि के इस्पात का निर्माण होता था। चिकित्सा और औषधीय ज्ञान, आयुर्वेद के बारे में भी पर्याप्त रूप से भारतीयों को पर्याप्त जानकारी थी। ऋग्वेद में ही देखते हैं कि ऋग्वेद में अश्विन देवता टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने एवं नेत्र चिकित्सा में निपुण थे। ऋग्वेद में अश्विन देवता को वैद्य देवता के रूप में अश्विन देवता का उल्लेख है। देवताओं उसे अश्विन देवताओं को वैद्य देवता भी कहा गया है। तो यह उपचार करने में निपुण थे। हड्डियों को जोड़ने में, नेत्र चिकित्सा में, अतिसार, ज्वर आदि अनेक रोगों की चर्चा की गई है और उसके निदान का उपाय बताया गया है। अथर्ववेद में भी देखें तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के रोगों और उसके निदान के तौर तरीके बताए गए हैं। मतलब कि चिकित्सा विज्ञान की जानकारी भारतीयों को थी। कौन सी बीमारी किस दवा से ठीक होती है, कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक स्वस्थ रह सकें, इसकी जानकारी वैदिक काल में ही लोगों को थी। मतलब ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व कालों में ही लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी थी। बहुत सारे विद्वानों का नाम भी सामने आता है। जीवक है, सुश्रुत है, चरक है। ये सभी भारत के महान चिकित्सक थे। मतलब बड़े बड़े डॉक्टर थे जो प्राचीन काल में कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक करने में सक्षम थे। सुश्रुत को तो शल्य चिकित्सा विज्ञान का जन्मदाता ही माना गया है कि यह शल्य चिकित्सा में इसे महारत हासिल थी। सिंधु सभ्यता में भी देखते हैं कि कुछ मानव हड्डियां मिली है जिस पर छेद किया गया है। मतलब कि इसका मतलब है कि उसका उपचार करने का प्रयास किया गया। मतलब कि लोगों को जानकारी थी, शल्य चिकित्सा की जानकारी थी, इसलिए उसके उपचार करने का प्रयास किया गया। वह उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई यह पता नहीं, लेकिन उसके हड्डियों पर जो छेद पाए गए वो किसी उपचार के दौरान बनाए गए, काटे गए लगते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि हड्डियों को छेद कर स्टील रड को सेट कर दिया जाता है या हड्डियों को छेद कर आपस में ज्वाइंट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हड्डियों में उसी प्रकार के छेद के प्रमाण मिलते हैं। आज से हजारों साल पहले के लोगों को इन चीज़ों की जानकारी थी। मोतियाबिंद, पत्थरी वगैरह आदि अनेक बीमारियों की चर्चा है और उसके उपचार को भी बताया गया है। इसी तरह कुष्ठ रोग, मिर्गी, यक्षमा या दमा रोग, इन सारी चीज़ों की जानकारी, बीमारियों की चर्चा है और उसके इलाज के बारे में चरक संहिता में बताया गया है। बिंबिसार के बारे में है कि उसके दरबार में जीवक राजवैद्य के रूप में कार्यरत था और विभिन्न राजाओं के दूसरे राजाओं की बीमारियों के समय में या आवश्यकता पड़ने पर बिंबिसार ने मित्रतापूर्वक अपने राजवैद्य को वहाँ पर उन राजाओं के उपचार के लिए भेजा, जिसके कारण इन राज्यों में मित्रता जो है वो अस्थायी मित्रता हो सकी और गणराज्यों का या महाजन पदों का स्वरूप बदलता गया। यहाँ तक कि एक पुस्तक मिलती है चिकित्सा शास्त्र में, पालव हाथियों की चिकित्सा का विवरण। एक विद्वान है पालकाप, उनके हस्तायुर्वेद में हाथियों के चिकित्सा के विधि मिलती है। हाथी एक महत्वपूर्ण पशु संसाधन थे क्योंकि यह यातायात, भारी सामानों को ढोने और युद्ध में अग्रिम पंक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। तो हाथी एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण राज्य उनके देख रेख की विशेष जिम्मेवारी रखता था। तो हाथियों के चिकित्सा के ऊपर ही एक किताब लिख दी गई। तो उस समय का ज्ञान विज्ञान, प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान इतना आगे था कि मनुष्यों की ही नहीं दूसरे पशुओं के चिकित्सा
उससे संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए भी किताबें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए। इसी प्रकार अशोक के अभिलेख में भी चर्चा है कि उन्होंने अपनी जनता की सेवा के लिए चिकित्सालय, अभी जो हॉस्पिटल है उस तरह के सार्वजनिक चिकित्सालयों का निर्माण किया। अभी जो हॉस्पिटल के रूप में देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट उस समय अशोक के काल में भी उनके अभिलेखों में पाते हैं कि उन्होंने अपने राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस तरह के चिकित्सालय बनवाए। तो ये ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय लोगों के आगे रहने क्या द्योतक है। गणित के क्षेत्र में देखें तो रेखा गणित में काफ़ी भारतीय लोग काफ़ी आगे थे। हड़प्पा में जो ईंट की बनी हुई इमारतें हैं उसके कोनों को देखकर लगता है कि इन्हें बनाने में जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिस सिद्धांत का सहारा लिया गया, ज्यामिति और रेखा गणित के बिना वो संभव नहीं था। इसका लाभ, इस जानकारी को वैदिक लोगों ने भी इस ज्ञान का लाभ उठाया। शूल सूत्र में देखते हैं जो यज्ञ वेदियों का निर्माण होता है, उस यज्ञ वेदियों के निर्माण में गणित का, ज्यामिति का पूरा उल्लेख है, ज्यामिति की पूरी सहायता ली गई है। जैसे न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण वगैरह इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है शूल सूत्र में। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाल दिया, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हो गया। गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का सिद्धांत ही दे दिया, जो आज हम लोग प्रयोग में लाते हैं। उस समय के लोग उसे जानते थे। ऋग्वेदिक आर्यों को शून्य का ज्ञान था। वो जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग देने की विधियों से परिचित थे। ललित विस्तार में 100 के गुणन फलों का वर्णन है। दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही किया था और आर्यभट्ट बड़ा मिहिर इससे परिचित थे। दशमलव विधि भारत ने अरबों से सीखी और इसे यूरोप तक पहुंचा दिया। आर्यभट्ट ने बीजगणित के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने विभिन्न समीकरणों, वर्गमूलों और धनमूल का आविष्कार किया। पाई के सबसे महत्वपूर्ण की पाई का मान निकाला, जो वर्तमान मान के लगभग बराबर है। उस समय आर्यभट्ट ने उसे निकाल लिया था। बीजगणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक परिणाम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। भास्कराचार्य ने इसके ऊपर भी जानकारियाँ दी है, इसके ऊपर भी लिखा है। खगोल विज्ञान में भारतीय काफ़ी आगे थे। खगोल विद्या से ही ज्योतिष विद्या शुरू हुई है और भारतीयों को इसका पर्याप्त ज्ञान था। अलबरूनी जब भारत आता है तो उसकी दिली इच्छा थी कि वह भारतीयों से खगोल विज्ञान के विषय में सीख सके। ग्रह और उसकी गति, इन सारी चीज़ों का प्राचीन भारतीयों को जानकारियाँ थी। ऋतु, मौसम में परिवर्तन, बदलते मौसम में कृषि कार्य, कौन सा कृषि फसल किस मौसम में बोना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्हें परिचित थी। खगोल विज्ञान से संबंधित जैसे ज्योतिष वेदांग या सूर्य प्रज्ञापति पुस्तक, ये खगोल विज्ञान वैदिक कालीन लोग के संबंधित उस समय के जानकारियों को बताता है कि किस तरह प्राचीन भारतीय लोगों को ग्रह, नक्षत्र, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त थी या उनसे लोग परिचित थे और उसका इस्तेमाल करते थे। आर्यभट्ट प्रथम खगोल शास्त्रीय थे जिन्होंने खगोल विज्ञान को गणित से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इसी आर्यभट्ट के सम्मान में भारत ने अपना जो उपग्रह सैटेलाइट्स प्रोग्राम की शुरुआत की, तो अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा। आर्यभट्ट ने ग्रह स्थिति की सटीक गणना की। उसने सूर्य का ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता भी लगाया और पृथ्वी के परिधि का मान भी निकाल दिया, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। मध्यकाल में जब यूरोप में लड़ाई चल रही थी कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, या पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है, इस विषय पर बड़े बड़े विचारकों को मृत्युदंड तक दे दिया गया। आर्यभट्ट ने
प्राचीन काल में ही इसकी गणना कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। इस खगोल विज्ञान से ज्योतिष विज्ञान का भी विकास हुआ। दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। भारतीय ज्योतिष पर लगध, जिन्होंने ज्योतिष वेदांग लिखा, तो इस प्रकार पाते हैं कि जो कहा जाता है कि यूरोपियों के आगमन के बाद या मुगलों के आगमन के बाद भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा की शुरुआत हुई, बाहरी लोगों की यह देन है, यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है। इसके पहले प्राचीन भारत के लोगों ने स्पष्ट ग्रंथों की रचना करके स्पष्ट प्रमाण दे दिया कि प्राचीन काल के भारतीयों को, प्राचीन काल से ही भारतीय लोगों को विज्ञान और तकनीक की समझ थी और इस क्षेत्र में उन्हें विशेष जानकारियाँ थीं जो आधुनिक जानकारियों के बिल्कुल करीब या उसी के सादृश बैठती है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखें तो बड़े बड़े तालाब या झरने का निर्माण किया गया। मोहनजोदड़ो में पाते हैं हड़प्पा काल में कि बड़े से सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण किया गया और जिसकी सतह को इंजीनियरिंग के सहायता से विभिन्न चीज़ों के लेप से जलरोधी बना दिया गया ताकि जो पानी जमा हो वो अपने आप ज़मीन के अंदर नहीं भाग जाए, तालाब सूख नहीं जाए। मतलब उसे वाटर प्रूफिंग करने का काम उनको पता था। इसी प्रकार सौराष्ट्र की सुदर्शन झील जो कृत्रिम जलाशय है, जो सिंचाई के लिए नहर प्रणाली बनाई गई, उसका प्रमाण मिलता है और अनेक राजाओं ने, अनेक वंशों ने उस झील की मरम्मत की, उसे साफ़ सुथरा करवाया। इसका मतलब कि एक बड़ा हिस्सा, राज्य का एक बड़ा भाग उस झील की सहायता से खेती कर पाता था। इसी प्रकार वारी यंत्र का उल्लेख मिलता है जो हवा को शीतल रखने के लिए पानी के छिड़काव के साथ घूमने वाला यंत्र था। वर्तमान में वातानुकूलित यंत्र या कूलर के रूप में हम देखते हैं, जो अभी के समय में हम इस्तेमाल करते हैं कूलर के रूप में। यह वारी यंत्र प्राचीन भारत के लोगों को पता था कि यह किस प्रकार का यंत्र है और कैसे यह पानी को छिड़काव के साथ घूमता है। इसी प्रकार भारतीयों को परमाणु सिद्धांत की भी जानकारी थी। कनाज के व्यवहारिकी दर्शन में भौतिकी के क्षेत्र में भारतीयों के ज्ञान को प्रमाणित करता है। इस मत के अनुसार संसार जो है विभिन्न अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्राचीन भारत में प्राचीन काल में भारतीयों को ज्ञान विज्ञान की पूरी जानकारी थी। तकनीकी रूप से वो उन्नत अवस्था में थे और बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी थी जो आधुनिक विज्ञान उसे प्रयोग में ला रहा है, आधुनिक काल में हम प्रयोग में ला रहे हैं। उस समय के ज्ञान विज्ञान और आधुनिक काल के ज्ञान विज्ञान के बीच समानता है। इसका मतलब कि वो आज के ज्ञान विज्ञान से अपने काल में अधिक उन्नत अवस्था में थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग यह जानने का प्रयास किए कि प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की क्या स्थिति थी, विज्ञान और तकनीक का किस हिसाब से फैलाव हुआ था, विज्ञान और तकनीक जो थे वो किस अवस्था में थे, कितने उन्नत थे और आज के विज्ञान के सापेक्ष वो कहाँ ठहरते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया। अगले विषय में फिर नई चर्चाओं के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।